Hello everyone, this is Riddhi. Today we will talk about the cultural development in medieval India. जो cultural development हुई थी इंडिया में 13 टू 15th सेंचुरी में, उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो टर्क्स आ गए थे इंडिया में, तो उनके आने के बाद जो आर्किटेक्चर है और जो हम किस तरीके के मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, बिल्डिंग्स बनाई गई थी, उसके बारे में बात करेंगे। रिलीजियस आइडियाज़ एंड बिलीव्स के बारे में बात करेंगे। तो आर्किटेक्चर जो था वो कैसा था। अब जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, जो नए रूलर्स आए थे, उनकी सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो थी वो थे हाउसेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप के रहने के लिए जगह चाहिए थी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप चाहिए थे। एंड तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तो उन्होंने आके जो टेम्पल्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया था, सारे टेम्पल्स को मॉस्क्स में। अब मॉस्क कौन कौन सी थी, जैसे कि कुवात उल मॉस्क दिल्ली में है, विच इज़ नियर कुतुब मीनार के पास ही एक मॉस्क है, कुवात उल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में। और एक और बिल्डिंग है अजमेर में, जिसको कहते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है। तो ये जो है, ये एग्ज़ाम्पल है उन टेम्पल्स के जिनको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया था। एंड जो ये है कवातुल इस्लाम मॉस्क है दिल्ली में, विच इज़ नियर कुतुब मीनार। ये जो है सबसे पहले जैन टेम्पल हुआ करता था, पर उसके बाद इसको एक कन्वर्ट कर दिया गया था विष्णु के टेम्पल में, और फिर इसको इस टेम्पल को हटाकर मॉस्क बना दी गई थी। और जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है जो अजमेर में है, ये एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी। और जो द ओनली न्यू कंस्ट्रक्शन इन दिल्ली वाज अ फैकेड ऑफ 3 elaborately carved arches in front of the deity room। डाइटी रूम को क्या कहते हैं, गर्भगृह, उसको भी डिमोलिश कर दिया गया था। तो और जो स्टाइल ऑफ डेकोरेशन था इन आर्चेस पे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें कोई भी ह्यूमन और एनिमल फिगर जो है वो यूज़ नहीं की गई थी। क्या है कि जो इस्लाम है उसमें ह्यूमन और एनिमल फिगर यूज़ करना जो है वो अन इस्लामिक मानते हैं। तो इस वजह से ही उन जो इस्लाम फॉलो करते थे वो लोग जो है स्क्रॉल्स ऑफ फ्लावर्स और वर्सेस ऑफ द कुरान, इनको यूज़ करते थे बहुत ही आर्टिस्टिक मैनर में। तो यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल फिगर जो थी वो यूज़ नहीं होती थी। टर्क्स ने क्या किया कि उन्होंने खुद ही अपनी बिल्डिंग्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी स्टार्ट कर दी, और उसके लिए उन लोगों ने इंडिजीनियस क्राफ्ट्समैन जो है वो यूज़ किए, और जैसे कि स्टोन कटर यूज़ किया उन्होंने, और मेसन्स, ये सब यूज़ किया ताकि वो ये चीज़ें जो थी वो बहुत ही फेमस थी उनकी स्किल के लिए, इसलिए उन्होंने ये सब यूज़ किया था। एंड लेटर सम मास्टर आर्किटेक्ट्स केम टू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एशिया से भी बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स जो हैं वो इंडिया में आ गए थे। और उनकी बिल्डिंग्स में टर्क्स जो थे उन्होंने आर्क एंड डोम यूज़ किया, टर्क्स ने। और उन्होंने बहुत ही वाइड स्केल पे आर्क्स एंड डोम जो है वो यूज़ किया अपनी बिल्डिंग्स में। और जो नाइदर द आर्क नॉट द डोम वाज अ टर्किश और मुस्लिम, ये टर्किश और मुस्लिम इन्वेंशन नहीं थी आर्क और डोम। ये जो थे ये अरब ने रोम से बोरो किया था थ्रू दी ब्राइजेंटाइन एम्पायर। तो ये चीज़ जो थी वो बोरो की गई थी, तो टर्क्स की खुद की नहीं थी आर्क एंड डोम मेथड। अब जो आर्क एंड डोम जो था उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस भी थी, जैसे जो डोम है। अब डोम का क्या फ़ायदे होते थे कि ये जो होता था बहुत ही इट प्रोवाइडेड अ प्लीजेंट स्काई लाइन। और जो आर्किटेक्ट्स थे दे गेन, जैसे कि उनको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता था और थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता था, तो डोम को और बढ़ा देते थे और डोम को हायर रेज कर देते थे, ये होता था। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए थे। मैनी एक्सपेरिमेंट्स वर मेड इन पुटिंग अ राउंड डोम ऑन अ स्क्वायर बिल्डिंग। जैसे एक स्क्वायर बिल्डिंग है, स्क्वायर बिल्डिंग पे एक राउंड डोम लगा दिया, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए थे। और डोम को जो है वो हायर रेज करना, ये चीज़ें भी हुई थी। अब जो आर्क एंड डोम थे वर नोन टू द इंडियंस अर्लियर, पहले इंडियंस
को पता था आर्क एंड डोम के बारे में, बट दे वर नॉट यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। जो साइंटिफिक मेथड होता था, करेक्ट साइंटिफिक मेथड जो होता था आर्क को कंस्ट्रक्ट करने का, वो रेयरली एम्प्लॉय किया गया था। बट जो आर्किटेक्चरल डिवाइस थी जो कि इंडियंस यूज़ करते थे, अब जैसे टर्क्स ने तो आर्क एंड डोम यूज़ किया, इंडियंस ने क्या यूज़ किया? इंडियंस जो थे वो क्या यूज़ करते थे कि एक स्टोन के ऊपर एक और स्टोन लगाना, एक स्टोन के ऊपर एक और स्टोन लगाना, इस तरीके से, और गैप को और नैरो करते रहना, ये जो था ताकि वो पूरा का पूरा जो है कवर्ड हो जाए। और पुटिंग अ बीम ओवर अ स्लैब ऑफ स्टोन्स, तो इसको क्या कहते हैं? स्लैब एंड बीम मेथड कहते हैं। ये इंडियंस यूज़ करते थे स्लैब एंड बीम मेथड, और जो टर्किश रूलर्स थे वो दोनों यूज़ करते थे, आर्क एंड डोम मेथड भी और स्लैब एंड बीम मेथड भी। अब जो डेकोरेशन करते थे टर्क्स, उसमें क्या यूज़ करते थे वो? तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ह्यूमन और एनिमल फिगर्स को अन इस्लामिक मानते थे, तो उन्होंने ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल डिज़ाइंस यूज़ किए, ज्योमेट्रिकल फ्लोरल डिज़ाइंस, और उन्होंने उसको कंबाइन किया विद पैनल ऑफ इंस्क्रिप्शंस कंटेनिंग वर्सेस फ्रॉम द कुरान, कुरान में से वर्सेस लेके, और उन्होंने उसको पैनल ऑफ इंस्क्रिप्ट कर दिया, और ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिज़ाइंस बनाते थे वो इस तरीके से, इस तरीके का डेकोरेशन वो यूज़ करते थे। इसलिए जो अरेबिक स्क्रिप्ट है वो अपने आप में ही एक वर्क ऑफ आर्ट बन गया था। और ये जो कॉम्बिनेशन था इन सब डिवाइसेस का, इन सब डेकोरेटिव डिवाइसेस का जो कॉम्बिनेशन था, उसको क्या कहते थे? अरेबेस्क्यू। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो ये सब चीज़ें थी उन्होंने कहाँ से बोरो की थी? दे बोरोड इट फ्रॉम हिंदू मोटिव्स। जैसे कि उन्होंने हिंदू मोटिव्स भी कुछ बोरो किए थे, जैसे बेल मोटिव हो गया, एंड स्वास्तिक हो गया, लोटस हो गया, ये सब चीज़ें उन्होंने टर्क्स ने इंडियन से, हिंदू से बोरो कर ली थी। एंड दस लाइक द इंडियंस, टर्क्स वर इंटेंसली फॉन्ड ऑफ डेकोरेशन। तो इंडियंस और टर्क्स दोनों ही बहुत ही इंटेंसली फॉन्ड ऑफ डेकोरेशन, बहुत पसंद था उनको। और जो स्किल था इंडियन स्टोन कटर्स का वॉज फुली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अब जो वॉल्स थे, जो एक स्मॉल टॉम था इल्तुतमिश का, कुतुब मीनार में ही है इल्तुतमिश का, एक छोटा सा टॉम है, तो वहाँ पर वो जो है वो बहुत ही इतना अच्छे से कार्व किया हुआ है कि उसमें छोटी सी जगह भी नहीं बचती है। और जो टर्क्स थे अब क्या यूज़ करते थे कलर ऐड करने के लिए? रेड सैंडस्टोन का यूज़ करते थे। जब टर्क्स जो थे, टर्क्स ऑल्सो एडेड कलर टू देयर बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स में कलर ऐड करने के लिए क्या रेड सैंडस्टोन का यूज़ करते थे। एंड येलो सैंडस्टोन और मार्बल भी यूज़ किया जाता था फॉर डेकोरेशन एंड टू शो ऑफ द कलर ऑफ द रेड सैंडस्टोन, ताकि उसका कलर और उभर कर पता लगे आए। और डेकोरेट करने के लिए येलो सैंडस्टोन या फिर मार्बल भी कह सकते हैं, उसका यूज़ किया गया था। अब कुतुब मीनार जो है, जो सबसे मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द टर्क्स इन द 13th सेंचुरी, कुतुब मीनार, व्हेन वाज इट कंस्ट्रक्टेड? इन द 13th सेंचुरी। अब ये जो है ये किसने? इट वॉज बिल्ड बाय इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने बिल्ड किया था कुतुब मीनार। एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू द सूफी सेंट, सूफी सेंट थे उनको डेडिकेट किया था इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार। उनका क्या नाम था सूफी सेंट का? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये नाम था उनका, ठीक है। एंड ही वॉज ग्रेटली वेनरेटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ दिल्ली। नाउ खलजी पीरियड के बारे में अब हम बात करते हैं। जो खलजी पीरियड था, इट सॉ अ लॉट ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटीज़। और जो अलाउद्दीन थे, उन्होंने अपनी कैपिटल बिल्ड की थी सिरी में, ठीक है। एंड अ फ्यू किलोमीटर्स, इट इज़ अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द साइट अराउंड द कुतुब मीनार, तो वहीं से ही थोड़ा सा दूर है। अलाउद्दीन खलजी ने ये कैपिटल अपनी जो है वो बिल्ड की थी सिरी में। और अनफॉर्चुनेटली हार्डली एनीथिंग ऑफ दिस सिटी सर्वाइव्स नाउ, कुछ बचा नहीं है। पर अलाउद्दीन प्लान किया था उन्होंने एक टावर ट्वाइस द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की हाइट से भी डबल उन्होंने एक टावर बनाने का सोचा था, पर उनकी डेथ हो गई थी तो वो कंप्लीट नहीं कर पाए। पर उन्होंने एक कुतुब के आगे एक
एंट्रेंस डोर जो है वो ऐड किया था, उसको क्या कहते हैं, अलाई दरवाज़ा। इट इज़ द एंट्रेंस डोर टू कुतुब विच वॉज एडेड बाय अलाउद्दीन खलजी। तो अलाई दरवाज़ा कहते हैं जो कुतुब का एंट्रेंस डोर जो ऐड किया था अलाउद्दीन ने। ठीक है, अलाउद्दीन से याद रखना है अलाई दरवाज़ा। ऑल राइट, अब तुगलकाबाद के बारे में बात करेंगे कि एक बहुत ही ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटी थी तुगलक पीरियड में, विच मार्क द क्लाइमैक्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत एज वेल एज द बिगनिंग ऑफ इट्स डिक्लाइन। अब क्या हुआ था कि गियासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक, ये दो लोग थे, इन्होंने बहुत ही ह्यूज पैलेस फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स जो है वो बिल्ड किया था। उसको क्या कहते थे, तुगलकाबाद कहा गया था। बहुत बड़ा पैलेस जो था, पैलेस फोर्ट्रेस बिल्ड किया था इन्होंने। गियासुद्दीन एंड मोहम्मद तुगलक ने, तो इसको कहते थे तुगलकाबाद। अब जो तुगलकाबाद है उसका जो आर्किटेक्चरल फीचर है वो क्या क्या थे, स्लोपिंग वॉल्स, इनको और क्या कहते हैं, बैटर, ये भी कहा जाता है इनको। एंड इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड सॉलिडारिटी टू द बिल्डिंग को स्ट्रेंथ और सॉलिडिटी का जो है इफेक्ट देती है ये स्लोपिंग वॉल्स। अब और फीचर है तुगलक आर्किटेक्चर का, वो क्या था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्क एंड लिंटल एंड बीम जो है उनको कंबाइन करके बिल्डिंग्स में यूज़ किया गया था। और किसने किया था, दिस वॉज फाउंड इन अ मार्क्ड मैनर इन द बिल्डिंग्स ऑफ फ़िरोज़ तुगलक। फ़िरोज़ तुगलक की अगर आप बिल्डिंग में देखें तो बैटर यूज़ नहीं किया गया था कहीं भी, पर उनकी बिल्डिंग्स में आर्क, लिंटल एंड बीम को कंबाइन करके ये आर्किटेक्चरल मैनर में यूज़ किया गया था। अब हौस खास में भी अगर आप देखेंगे, इट इज़ अ हौस खास विलेज, यहाँ पर आजकल तो बहुत लोग जाते हैं दिल्ली में। हौस खास विलेज, इट इज़ अ प्लेजर रिजॉर्ट एंड अ ह्यूज लेक अराउंड इट। बहुत ही बड़ी लेक भी है उसके आसपास। एंड तो वहाँ पर क्या है कि ऑल्टरनेट स्टोरीज हैव आर्चेस एंड दी लिंटल एंड बीम, और यही सेम चीज़ जो है आपको कोटला में भी मिल जाएगी। एंड कुछ बिल्डिंग्स हैं ऑफ फिरोज शाह's न्यू फोर्ट। फिरोज शाह का एक और फोर्ट था कोटला। ऑल राइट, यहाँ पर भी आपको ये मिल जाएंगी। और जो तुगलक्स थे उन्होंने जो कॉस्टली रेड सैंडस्टोन था वो नहीं यूज़ किया था अपनी बिल्डिंग्स में, बट द चीपर एंड मोर इजीली अवेलेबल ग्रे स्टोन। जो तुगलक्स थे उन्होंने जो भी इजीली अवेलेबल ग्रे स्टोन था वो यूज़ कर लिया था उन्होंने अपनी बिल्डिंग में। पर टर्क्स ने रेड सैंडस्टोन यूज़ किया था। रेड सैंडस्टोन जो था वो एक्सपेंसिव था, इसलिए जो तुगलक्स थे वो यूज़ नहीं कर पाए थे इसको, उन्होंने ग्रे स्टोन ही यूज़ कर लिया था जो आसानी से भी मिल जाता था। अब आपको ये ध्यान रखना है, अल-बिरूनी की बुक थी किताबुल हिंद, ये आपको याद रखनी है। अल-बिरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद बुक थी। अब क्या हुआ था कि जो सूफ़ी सेंट्स थे और अरब ट्रैवलर्स थे वो इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल किया था और हिंदू आइडियाज़ और बिलीव्स के बारे में उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सीखा था वेस्ट एशिया में जितना भी हिंदू आइडियाज़ और बिलीव्स थे उसके बारे में। और जो इन्फ्लुएंस था बुद्धिज़्म और वेदांतिक आइडियाज़ का ऑन इस्लामिक थिंकिंग भी था, मतलब कि इस्लामिक थिंकिंग पे बुद्धिज़्म और वेदांतिक आइडियाज़ का भी इन्फ्लुएंस था। और ये हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि बहुत सारे रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस थे, इंक्लूडिंग यौगिक प्रैक्टिसेस भी न, वो अर्ली सूफीज़ जो है उनके सिस्टम में देखे जा सकते हैं। और देयर बेसिक आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर रिमेंड इस्लामिक। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, स्टूपाज, इमेजेस हैं बुद्धा की, वो अफ़गानिस्तान में भी देखी जा सकती हैं और सेंट्रल एशिया के पार्ट में भी देखी जा सकती हैं, पर्टिकुलरली अलोंग ओल्ड ट्रेड रूट, जो पुराने ट्रेड रूट्स थे वहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, स्टूपाज, इमेजेस ऑफ बुद्धा वगैरह। एंड इट शो द एक्सटेंट ऑफ बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस इन दीज एरियाज एट वन टाइम, मतलब कितना इन्फ्लुएंस रहा होगा बुद्धिज़्म का इस एरिया पर। अब हम बात करते हैं लिटरेचर और फाइन आर्ट्स की। इसमें क्या है, संस्कृत लिटरेचर जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट, संस्कृत जो थी वो बहुत इम्पोर्टेंट
लैंग्वेज मानी जाती थी एंड मीडियम ऑफ लिटरेचर हुआ करती थी उस टाइम पर संस्कृत। और इनफैक्ट जो द प्रोडक्शन ऑफ संस्कृत वर्क्स जो था इन डिफरेंट ब्रांचेस वाज इमेंस एंड परहैप्स ग्रेटर देन इन द प्रीसीडिंग पीरियड। तो क्या था, आफ्टर फॉलोइंग द ग्रेट शंकरा, जो अद्वैत फिलॉसफी के फील्ड में जो काम थे, जैसे रामानुजा, माधव, वल्लभ, अद्वैत फिलॉसफी में जो वो सब भी जो थे वो संस्कृत में लिखे गए थे। अब जो द स्पीड विद विच देयर आइडियाज़ वर वाइडली डिसेमिनेटेड एंड डिस्कस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री शोड द इम्पॉर्टेंट रोल विच संस्कृत कॉन्टिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया होगा संस्कृत ने। इसलिए जो सबसे ओल्डेस्ट अवेलेबल टेक्स्ट थे जैसे कि रामायण और महाभारत जो थे वो भी इस पीरियड को, कितने पुराने पीरियड को बिलोंग करते थे, 11th और या फिर 12th सेंचुरी के पीरियड को ये बिलोंग करते थे। एंड बिसाइड्स फिलोसफी वर्क्स इन द फील्ड ऑफ काव्य, मतलब कि पोएट्री, काव्य, ड्रामा, फिक्शन, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, ये भी लिखे गए थे उस टाइम पर और संस्कृत में ही। और अ लार्ज नंबर ऑफ कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट ऑन द हिंदू लॉ, जो धर्मशास्त्राज हैं, हिंदू लॉ, ये भी संस्कृत में लिखे गए थे। तो ये दे वर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बिटवीन द 12th एंड द 16th सेंचुरी, 12th to 16th सेंचुरी के बीच में ये भी प्रिपेयर किए गए थे। एंड द ग्रेट मिताक्षरा ऑफ विजनेश्वर एंड विच फॉर्म्स वन ऑफ द टू प्रिंसिपल हिंदू स्कूल्स ऑफ लॉ। हिंदू स्कूल ऑफ लॉ है ये मिताक्षरा ऑफ विजनेश्वर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इट कैन नॉट बी प्लेस्ड अर्लियर दैन दी 12th सेंचुरी, इससे पहले का नहीं हो सकता ये। एंड अनदर फेमस कमेंटेटर वॉज चंदेश्वर ऑफ बिहार भी थे एक, जो हु लिव्ड इन द 14th सेंचुरी। और बहुत सारे जो वर्क्स थे साउथ में, दे वर प्रोड्यूस्ड लाइक आफ्टर बंगाल, मिथिला एंड वेस्टर्न इंडिया अंडर द पेट्रोनेज ऑफ हिंदू रूलर्स। और जैन्स जो थे उन्होंने भी ग्रोथ ऑफ संस्कृत में कंट्रीब्यूट किया था। मतलब जैन्स भी संस्कृत बहुत यूज़ करते थे, तो दे कंट्रीब्यूटेड इन दी growth of Sanskrit, contributed in the growth of Sanskrit. ऑलराइट, और इनमें आप देख सकते हैं हेमचंद्र सूरी जो थे, ही वॉज द मोस्ट एमिनेंट ऑफ दीज। उसके बाद हम बात करेंगे अरेबिक एंड पर्शियन लिटरेचर की। जो अरेबिक एंड पर्शियन लिटरेचर है उसमें क्या है कि कुछ वर्क्स थे साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी के, दे वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड टू अरेबिक। एंड जो डाइजेस्ट थे ऑफ द इस्लामिक लॉ, दे वर प्रिपेयर्ड इन पर्शियन विद द हेल्प ऑफ इंडियन स्कॉलर्स। डाइजेस्ट ऑफ इस्लामिक लॉ वर प्रिपेयर्ड इन पर्शियन। किसने हेल्प की थी? इंडियन स्कॉलर्स की हेल्प से जो है वो इस्लामिक लॉ जो है पर्शियन में प्रिपेयर कर दिया गया था। एंड द मोस्ट वेल नोन ऑफ दीज वर प्रिपेयर्ड इन द रेन ऑफ फिरोज तुगलक। जो सबसे वेल नोन है इस्लामिक ऑर्डर, इस्लामिक लॉ, वो जो है फिरोज तुगलक के टाइम पर प्रिपेयर किया गया था, इनके रेन में प्रिपेयर किया गया था। एंड बट अरेबिक डाइजेस्ट कंटिन्यू टू बी प्रिपेयर्ड। द मोस्ट फेमस जो था अरेबिक डाइजेस्ट वो कौन सा था? फतवा आलमगिरी। It was the most famous digest। एंड इसको और भी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाइजेस्ट ऑफ लॉज भी कहा जाता है। दैट दे वर प्रिपेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ ज्यूरिस्ट इन द रेन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पर इसको कहते हैं डाइजेस्ट ऑफ लॉज। अब बात करेंगे कि सबसे जो ग्रेटेस्ट पोएट्स थे, जैसे जब पर्शियन लैंग्वेज आ गई थी ईरान में और सेंट्रल एशिया में फ्रॉम द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, एंड तो दो ग्रेट पोएट्स थे पर्शियन लैंग्वेज के, फिरदौसी एंड सादी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। ये पर्शियन लैंग्वेज के बहुत ग्रेटेस्ट पोएट्स थे। दे लिव्ड एंड कंपोज देयर वर्क्स बिटवीन द 10th एंड 14th सेंचुरीज। 10th से 14th सेंचुरीज में इन्होंने अपना वर्क कंपोज किया था। दे वर द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज। एंड फ्रॉम द बिगनिंग द टर्क्स अडॉप्टेड पर्शियन एज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। तो पर्शियन लैंग्वेज को ना, ये आपको ध्यान रखना है, टर्क्स ने
अडॉप्ट किया था एज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एज अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिटरेचर अडॉप्ट किया था टर्क्स ने पर्शियन लैंग्वेज को। अब जो लाहौर है, लाहौर emerged as the first center, it emerged as the first center for cultivation of Persian language। पर्शियन लैंग्वेज के कल्टिवेशन का फर्स्ट सेंटर जो बना था वो कौन था? लाहौर बना था। although the works of only a few of these early writers of Persian in India have survived, we find in these writings some of them such as Masood Sad Salman, a sense of attachment and love for Lahore, ये सब हम बात करेंगे। एंड आमिर खुसरो, इसका नाम आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिर खुसरो जो थे वो एक पर्शियन राइटर थे इस पीरियड के और बहुत फेमस राइटर थे। एंड आमिर खुसरो जो थे वो इंडिया में प्राइड लेते थे। वो खुद को यही कहते थे कि आई हैव प्रेज इंडिया फॉर टू रीजन्स, फर्स्टली बिकॉज इंडिया इज़ द लैंड ऑफ माई बर्थ एंड आवर कंट्री, एंड द लव ऑफ आवर कंट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेशन, एंड हिंदुस्तान इज़ लाइक हेवन। तो ये सब कहा था उन्होंने, आमिर खुसरो ने। सो ही वॉज डीपली अटैच्ड विद द इंडिया। एंड खुसरो wrote a large number of poetic works including historical romances भी लिखे थे उन्होंने, बहुत political works लिखे थे खुसरो ने। एंड he experimented with all the poetical forms and created a new style of Persian। अब इन्होंने, आमिर खुसरो ने क्या किया था कि उन्होंने एक न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन इन्वेंट किया था, क्रिएट किया था। उसको क्या कहा गया था? सबक ए हिंद, या फिर उसको क्या कहते हैं? स्टाइल ऑफ इंडिया। तो ये न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन उन्होंने डेवलप कर दिया था। एंड खुसरो हैज़ प्रेज द इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस को उन्होंने बहुत प्रेज किया था, इंक्लूडिंग हिंदी, हिंदी को भी उन्होंने काफ़ी प्रेज किया था। एंड कुछ स्केटर्ड हिंदी वर्सेस भी उनके काम में दिख सकते हैं आप, जैसे कि खालिक बारी, उनका एक वर्क है, ये मैं आपको लिख देती हूँ। खालिक बारी, खालिक बारी जो है वो, उसमें आप देख सकते हैं कुछ हिंदी वर्सेस देख सकते हैं जो आमिर खुसरो ने बात की है उसके बारे में। और निज़ामुद्दीन औलिया, ये एक सूफ़ी सेंट थे जो कि बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे। एंड यू नो ही वॉज अ वेरी फेमस सूफ़ी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया। तो खुसरो जो थे वो उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे एंड उनको काफ़ी मानते थे। तो उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि खुसरो जो थे ही गेव अप हिज लाइफ द डे आफ्टर ही लर्न द डेथ ऑफ हिज पीर निज़ामुद्दीन औलिया, एंड ही वॉज ऑल्सो बरीड इन द सेम कंपाउंड। तो ये कहा जाता था। एंड अपार्ट फ्रॉम पोइट्री, अ स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन पर्शियन डेवलप्ड इन इंडिया। एक स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग जो थे, पर्शिया में हिस्ट्री राइटिंग जो है वो डेवलप हुआ था। एंड द मोस्ट फेमस हिस्टोरियंस ऑफ दिस पीरियड वॉज ज़ियाउद्दीन बरनी एंड आफिफ एंड इसामी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, विद टाइम क्या हुआ कि पर्शियन लैंग्वेज जो जब आ गई थी तो इंडिया वाज एबल टू डेवलप क्लोज कल्चरल रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया एंड ईरान। अब जब पर्शियन लैंग्वेज आ गई है तो इंडिया के डेवलप हो गए अच्छे रिलेशन जो थे सेंट्रल एशिया के साथ और ईरान के साथ। तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ कि पर्शियन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमेसी का लैंग्वेज तो थी, पर जो अपर क्लासेस थे उनकी भी लैंग्वेज बन चुकी थी फिर पर्शियन। और नॉर्थ इंडिया में आई, फिर पूरी कंट्री में ही एक्सपेंशन हो गया था पर्शियन लैंग्वेज का, विद द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत टू द साउथ एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम किंगडम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और संस्कृत और पर्शियन जो थे वो दे फंक्शनड एज लिंक लैंग्वेजेस इन द कंट्री इन पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड फिलोसफी एज वेल एज बीइंग मीन्स ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शंस। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस थी। और मैं आपको एक बुक के बारे में बता देती हूँ। ज़िया नक्शबी जो थे, ये सबसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ट्रांसलेट की थी पर्शियन संस्कृत स्टोरीज़ को, विच वर रिलेटेड बाय अ पैरट टू अ वुमन हुज हस्बैंड हैड गॉन ऑन अ जर्नी। इसका मैं आपको नाम लिख देती हूँ। तो ये पर्सन थे ज़िया नक्शबी। इन्होंने संस्कृत स्टोरीज़ थी कुछ, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये किया था, फर्स्ट पर्सन थे ये ऐसे। उन्होंने क्या किया था कि कुछ संस्कृत स्टोरीज़ थी
उन संस्कृत स्टोरीज़ को उन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। और कौन सी स्टोरीज़ थी? एक पैरट के बारे में थी कि लाइक एक पैरट से रिलेटेड थी, टू अ वुमन हुज हस्बैंड हैड गॉन ऑन अ लॉन्ग जर्नी। तो इसके बारे में थी ये। और इसको क्या कहा जाता है, क्या है उस बुक का नाम? ट्यूटीनामा। ट्यूटीनामा ये बुक है, बुक ऑफ द पैरट कहा जाता है इसको। बुक ऑफ द पैरट, ये आपको ध्यान रखना है। और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये उन्होंने ट्रांसलेट की थी एंड इट वाज रिटन इन द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक के टाइम पर ये लिखी गई थी। एंड बहुत ही पॉपुलर हुई थी। एंड इट वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम पर्शियन से भी ट्रांसलेट किया था, फिर इसको टर्किश में भी और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट कर दिया गया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching my videos.